नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया है और नेटो एलाइज टर्की और यूएसए आमने सामने खड़े हैं। तो रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन, दो ऐसे यूरोपियन देश जो नेटो का हिस्सा नहीं है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हमें नेटो का सदस्य बनना है। लेकिन रेजप तैयब अर्डोआन, टर्की के राष्ट्रपति, इन्होंने फिनलैंड और स्वीडन का विरोध किया है कि ये दोनों देश आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और इसीलिए इन देशों को हम नेटो में शामिल नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वीडन और फिनलैंड में कौन से आतंकवादी हैं, तो अभी आपको बताता हूं मैं। तो जहां कुछ दिन पहले तक ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिनलैंड और स्वीडन को तुरंत नेटो सदस्यता दे दी जाएगी, वहां पर अर्डोआन के स्टेटमेंट से ये पूरा प्रोसेस अभी रुक चुका है। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन टेलीग्राम चैनल्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करें। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इस आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कल शाम 6 बजे प्लेटफॉर्म पर मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है जिसमें हम पार्लियामेंट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स 2022 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। डू ज्वाइन इन दिस क्लास, इट्स अ फ्री क्लास। कहीं अनलॉक कोड मांगा जाए तो आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 तारीख यानी कि कल रविवार सुबह 9:30 बजे अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैटर्न पर किया जा रहा है। इन 11 शहरों में ऑफलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे है। भारत के सबसे बड़े मॉक टेस्ट को देने से मत चूकिए। नेटो के बारे में कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड आपको मैं दे देता हूं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के समय में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस संगठन की शुरुआत करी थी और पश्चिमी यूरोप के कई देशों को इसमें अपने साथ जोड़ा ताकि सोवियत यूनियन को चुनौती दी जा सके। 1949 में इस संगठन की शुरुआत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में, यानी कि यूरोप की धरती पर इसका हेडक्वार्टर है। जबकि सबसे बड़ा इस संगठन में जो सदस्य है वो यूएसए है। तो यूएसए ने कुल मिलाकर इन सभी यूरोपियन देशों को यह गारंटी दे दी कि अगर आप नेटो में शामिल हो जाते हैं और आप पर हमला होता है भविष्य में, तो हम आपकी रक्षा करने के लिए आएंगे। एन अटैक ऑन वन मेंबर ऑफ नेटो इज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ नेटो। किसी भी एक सदस्य देश पर, चाहे वो छोटा सा अल्बानिया ही क्यों ना हो, उस पर भी हमला हुआ तो सभी नेटो सदस्य देश आपके बचाव के लिए आगे आएंगे। 1950 के दशक में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, उस समय केवल पश्चिमी यूरोप के देशों ने नेटो को ज्वाइन किया था। लेकिन 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन का विघटन हो चुका है, उसके बाद भी नेटो ने अपना मेंबरशिप कैंपेन जारी रखा और कई सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अपने संगठन में शामिल किया। ये जितने भी ग्रीन कलर के कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी 1990 के बाद ऐड किए गए हैं। अब सोवियत यूनियन के विघटन के बाद से रशिया ये कह रहा है कि जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नेटो की आवश्यकता क्या है। लेकिन नेटो अभी भी अपने आप को डिसबैंड नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उन्होंने अपना बजट धीरे धीरे बढ़ा दिया है और कई यूरोपियन देशों को ये अपने नेटो संगठन में शामिल कर रहे हैं। रिसेंटली बोस्निया और हर्जोगोविना नाम का जो देश है वो मेंबरशिप के प्रोसेस में है। यहां पर नोट कीजिएगा कि टर्की नेटो का सदस्य 1952 से है। तो आज चाहे यूएस टर्की के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उस समय काफी बढ़िया रिलेशंस थे एंड टर्की डिसाइडेड टू जॉइन नेटो एट द अर्लीस्ट टाइम पीरियड। इस मैप में नॉर्दर्न यूरोप पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में केवल एक नॉर्वे ऐसा बड़ा देश है जो नेटो में शामिल हुआ था। स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों नेटो में शामिल नहीं होते हैं। इनफैक्ट फिनलैंड तो रशिया के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है और स्वीडन भी पड़ोसी देश है रशिया का। तो इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये दोनों अपवाद थे और उसके अलावा नेटो ने कई अन्य देशों के साथ कुछ और समझौते भी कर रखे हैं। वैसे इनका एक पार्टनरशिप फॉर पीस तो रशिया के साथ भी साइन हो रखा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ नाम के एग्रीमेंट है। एक्चुअल नेटो मेंबर्स आपको यहां पर ब्लू कलर में नजर आएंगे। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 30 नेटो मेंबर्स एज ऑफ राइट नाउ। पिछले एक दशक से यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है कि नेटो का सदस्य बन जाए, यूएस भी चाहता है कि यूक्रेन सदस्य बन जाए, लेकिन रशिया इसके खिलाफ है और कहीं ना कहीं युद्ध शुरू होने के पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज रशिया इज थ्रेटन्ड बाय नेटो। अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है नेटो को तो फिर नेटो और रशिया डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करेंगे। अब एक टर्म यहां पर ध्यान रखिए, फिनलैंडाइजेशन। ये आपने अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फिनलैंड एक बहुत ही छोटा सा देश है। एरिया वाइज आपको थोड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन इसकी आबादी बहुत ही कम है। तो रशिया और यूएस जैसे देशों के सामने तो ये बहुत ही छोटा देश है। तो फिनलैंड रशिया का पड़ोसी है और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जब मौजूद था तब वो नहीं चाहता था कि फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करे। यूएसए ने तब भी बहुत कोशिश करी थी कि फिनलैंड नेटो की सदस्यता ले ले ताकि डायरेक्ट सोवियत यूनियन के साथ इनका बॉर्डर शेयर हो नेटो का। लेकिन फिनलैंड पर लगातार दबाव बनाया गया सोवियत यूनियन के द्वारा और वो इस प्रकार का दबाव था कि फिनलैंड नेटो के साथ जाकर शामिल ना हो जाए। तो फिनलैंडाइजेशन कहते हैं जब कोई बड़ा देश
अपने पड़ोसी छोटे देश को, मान लो ए एक बड़ा कंट्री है, बी छोटा कंट्री है, तो ए की नीतियां इस प्रकार से हो कि बी कंट्री जाकर किसी और बड़े देश, मान लो सी एक बड़ा देश है, इसके साथ जाकर शामिल ना हो जाए या फिर इसके पाले में ना शामिल हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो इसको कहते हैं फिनलैंडाइजेशन, कि आप अपने छोटे पड़ोसी देश को इस तरह से दबाकर रखें कि ना तो आप उस पर हमला करें और यह भी ना हो कि वो देश दूसरे किसी के साथ जाकर मिल जाए। क्या आप भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ इसका पैरेलल ढूंढ सकते हैं? अगर आपके दिमाग में कोई देश का नाम आता है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो इसको कहते थे फिनलैंडाइजेशन, और ये पूरे कोल्ड वॉर के दौरान चलता रहा। तो स्वीडन और फिनलैंड ने कोल्ड वॉर के समय अवॉइड किया नेटो की सदस्यता को ज्वाइन करना, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा जरूर है। हालांकि इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी, जैसे कि स्वीडन यूरो का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी खुद की करेंसी क्रोना को इस्तेमाल करता है और इनका मॉनेटरी पॉलिसी अपने स्तर पर बनाया जाता है। दे हैव एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। तो इकोनॉमिकली स्वीडन इतना इंटीग्रेटेड नहीं है यूरोपियन यूनियन में। तो नेटो के सदस्य तो ये दोनों ही नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सदस्य जरूर हैं। एंड नॉर्वे इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईयू, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो 2 महीने से इनकी न्यूट्रलिटी साइड में जा चुकी है पूरी, एंड नाउ दे आर कंप्लीटली सपोर्टिंग यूक्रेन अलोंग विद द वेस्टर्न कंट्रीज। यूक्रेन की मदद करी है, बहुत सारे हथियार मुहैया कराए हैं इन दोनों देशों को, जिसके कारण रशिया काफी नाराज भी है। और कुछ दिन पहले जब यह अनाउंसमेंट किया गया कि फिनलैंड नेटो सदस्यता ग्रहण करने के पक्ष में है, वहां की लीडरशिप ने यह अनाउंस किया, तब से रशिया ने फिनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी काट दी है। तो रशिया से इलेक्ट्रिसिटी भेज जाती है फिनलैंड में, लेकिन रशिया कह रहा है कि आपका पेमेंट नहीं आया है, 6 तारीख से बिल नहीं भरा है आपने, तो आपको बिजली नहीं देंगे। फिनलैंड कह रहा है भैया ले लो पैसे, हम तो देने को तैयार हैं। लेकिन रशिया अब कह रहा है कि नहीं, हमें केवल रूबल में पैसा चाहिए। वो खैर बहाना है, रशिया को बिजली देनी नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रेशर टैक्टिक। तो फिनलैंड अब अपनी बिजली स्वीडन से इंपोर्ट कर रहा है। बाय द वे, फिनलैंड और स्वीडन ये 2 नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऐसे हैं जिनका हिस्टोरिकली बजट हेल्थ केयर पर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, एजुकेशन पर ज्यादा स्पेंड किया जाता है। इन देशों की बजट स्पेंडिंग डिफेंस पर ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन अब जब ये नेटो का पार्ट बनेंगे तो इनको बजट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि इनकी बजट स्पेंडिंग पहले से बढ़ी हुई है, ये डिफेंस पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इनका जो डिफेंस स्पेंडिंग लेवल है वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, तो नेटो में ज्वाइन होने के बाद इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो देयर स्पेंडिंग लेवल्स आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू व्हाट नेटो डिमांड्स। अब पिछले 1 महीने से यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उनमें ये नोटिस किया गया है कि कई पश्चिमी देशों के नेता, जैसे कि फ्रांस या जर्मनी के नेता, ये सभी फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर साना मारिन, जो कि दुनिया की सबसे यंगेस्ट लीडर्स में से एक हैं, शी इज हार्डली 36 ईयर्स ओल्ड, इनसे बात करते हुए नजर आते हैं। तो अभी गलत मतलब मत समझो, इनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें नेटो में शामिल करना है। तो इनसे बहुत ज्यादा चर्चा करते हुए देखा जा सकता है, कैमरास बहुत बार इस तरह के फोटोज भी क्लिक कर चुके हैं। तो नेटो और ईयू के लीडर्स लगातार फिनलैंड को अपने साथ शामिल करने के लिए इनसे बातचीत कर रहे हैं। और फिनलैंड और स्वीडन ऑलरेडी नेटो के काफी क्लोज एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं। ये पहले भी इनकी मीटिंग्स में शामिल होते आए हैं। यूक्रेन की सिचुएशन पर इन्हें ब्रीफिंग दी जाती है। कई बार मिलिट्री ड्रिल्स में भी ये नेटो के साथ शामिल हुए हैं। इनका मिलिट्री इक्विपमेंट भी इंटर ऑपरेबल है, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ऑपरेट करना है साथ में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी प्यार मोहब्बत चल रहा है, लेकिन शादी नहीं हुई है। तो ऑफिशियली जब तक शादी के बंधन में नहीं बंधते, नेटो की ट्रीटी साइन नहीं करते, तब तक आपको ऑफिशियल प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। ऑफिशियल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? रशिया अगर आज फिनलैंड पर हमला कर दे तो फिनलैंड को बचाने के लिए नेटो नहीं आएगा, बिकॉज दे हैव नॉट साइंड द नेटोज कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, जो उनकी ट्रीटी साइन करने के बाद ही एक्टिवेट होता है। एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। तो नेटो की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए फिनलैंड और स्वीडन की लीडरशिप ने, यानी कि हेलसिंकी और स्टॉकहोम की लीडरशिप ने यह डिसाइड किया कि नेटो के सदस्य बन जाते हैं। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हेलसिंकी और स्टॉकहोम के प्लान्स में बीच में टर्की आ जाता है। सो दिस इज वेयर टर्की कम्स इन, और यहां से सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दिक्कत यह है कि अगर किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनना है तो उसे नेटो के एग्जिस्टिंग कंट्रीज से यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, सभी सदस्यों की एक मत राय। अगर किसी ने भी इसका विरोध किया तो फिर वो देश नेटो में शामिल नहीं हो सकता, और अभी के लिए वो देश बन गया है टर्की। टर्की का कहना है कि आज से 70 साल पहले हमने इसी प्रकार की गलती कर दी थी जब ग्रीस को नेटो में शामिल करने का प्रस्ताव हमने ओके किया था। अब ग्रीस और टर्की के आपस में बनती नहीं है, दोनों के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं और ट्रेडिशनली बहुत सारी राइवलरीज रही हैं। उसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, सर्च करके पाथफाइंडर चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो अभी टर्की के नेता अर्डोवान ने यह कहा है कि 70 साल पहले जो गलती करी थी अब वो गलती फिर से हम नहीं करेंगे। तो स्वीडन और फिनलैंड को हम नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन टर्की के साथ तो उनकी दुश्मनी थी, बाउंड्री डिस्प्यूट है, समझ में आता है। स्वीडन और फिनलैंड ने इनका क्या बिगाड़ा है? इन स्कैंडिनेवियन देशों से टर्की की नाराजगी के 2 कारण हैं। पहला,
कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स पीकेके और वाईपीजी को ये सभी देश सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब स्वीडन और फिनलैंड इन्हें सपोर्ट करते हैं, डिप्लोमेटिकली भी और फाइनेंशियली भी। और दूसरा, टर्की में एक ऑपोजिशन लीडर थे फातुल्लाह गुलेन, जिन्होंने 2016 में टर्की में तख्ता पलट करने की कोशिश करी। इन्हें भी पश्चिमी देशों के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। आइए पहले कुर्दिश मिलिशियाज वाला मामला समझ लेते हैं। तो देखिए, कुर्दिश लोग एक एथनिक माइनॉरिटी हैं जो काफी बड़े क्षेत्र में रहते थे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन 20वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स कुछ इस प्रकार से चली कि इनका एरिया 4 देशों के बीच में बट गया। टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, और यहां पर कुछ छोटी मोटी आबादी अलग सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी है कुर्द्स की, बट मेनली ये वाला एरिया है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कुर्द्स टुडे दे स्टे इन टर्की, इराक एंड सीरिया। ईरान में भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है। तो जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था तो यहां पर कुर्दिश ग्रुप्स ने एक अपना अलग रिपब्लिक बना लिया था, अपना एक आजाद देश बना लिया उत्तरी सीरिया में। इराक में भी इनको ऑटोनॉमी मिली हुई है, कुर्दिश प्रांतों को काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन टर्की ने इन्हें स्वायत्तता देने से मना कर दिया और इसीलिए टर्की के पूर्वी हिस्से में रहने वाले कुर्दिश लोगों ने हथियार उठा लिए और पिछले 30-40 सालों से यहां पर एक इंसर्जेंसी चल रही है, जिसमें टर्की की सरकार के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं अपना एक इंडिपेंडेंट देश बनाने के लिए। तो टर्की की गवर्नमेंट इन्हें आतंकवादी कहती है। ओके, टर्की कहता है कि ये जो ग्रुप्स हैं पीकेके, वाईपीजी, बाय द वे इन ग्रुप्स का नाम आपने सीरिया के सिविल वॉर में भी सुना होगा क्योंकि ये सीरिया में भी लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये सभी संगठन आतंकवादी कहलाए जाते हैं टर्की के द्वारा, लेकिन पश्चिमी देश इन्हें आतंकवादी संगठन के रूप में नहीं देखते। कारण सीरियन सिविल वॉर। सीरिया के गृह युद्ध में पिछले 10 सालों में पश्चिमी देशों ने इन कुर्दिश ग्रुप्स को भरपूर सपोर्ट दिया है और इनकी नजर में ये आतंकवादी नहीं है क्योंकि ये सीरिया में आजादी के लिए लड़ रहे हैं और असाद के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। और आइसिस के खिलाफ भी जो जंग लड़ी गई थी उसमें कुर्दिश मिलिशियास का बहुत बड़ा रोल था। पश्चिमी देश इन कुर्दिश संगठनों को हथियार, पैसा मुहैया कराते थे और फिर ये आगे आइसिस से लड़ रहे हैं। तो पश्चिमी देशों का काम हो रहा था आइसिस से लड़ने का वाया दीज ग्रुप्स ऑफ कुर्दिश मिलिटेंट्स। लेकिन टर्की इस बात से पिछले 10 साल से नाराज है और उसकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अर्डोआन ने रिसेंटली ये भी कह दिया कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो गेस्ट हाउस फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आतंकवादियों के होटल्स हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इतने सारे आतंकवादी, बेसिकली वो पीकेके और वाईपीजी के नेताओं को रेफर कर रहे थे जो स्कैंडिनेविया में जाते रहते हैं फंड रेजिंग एक्सेट्रा के लिए। और ये भी आरोप लगाया कि इनकी पार्लियामेंट में भी आतंकवादी पहुंचे हैं। नाउ आई एम नॉट श्योर विच टेररिस्ट इज ही रेफरिंग टू। जहां तक मेरी जानकारी है मुझे इनकी पार्लियामेंट में कोई भी वाईपीजी या पीकेके संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नजर नहीं आया फ्रॉम वॉट एवर आई हैव रिसर्च। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टर्की इन संगठनों को पूरी तरह से कुचलना चाहता है। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक नया ऑफेंसिव स्टार्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप न्यूज देखिए, यूएस ने सीरिया के उन हिस्से में अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है जहां पर कुर्दिश फोर्सेस आज भी सीरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। सो सम पार्ट ऑफ सीरिया इज कंट्रोल्ड बाय दीज कुर्दिश फोर्सेस, वहां पर यूएस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यूएस और टर्की के बीच में टकराव क्यों होगा। तो अर्डोआन के जो कमेंट्स हैं वो काफी दिल को चुभने वाले रहे होंगे यूएसए के लिए। इन्होंने कहा कि ये सारे जो स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश हैं ये हमें सपोर्ट नहीं करते और ये हमारे देश के आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए इन आतंकवादी सपोर्टिंग कंट्रीज को हमें नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फातुल्लाह गुलेन वाला इशू तो है ही वो, लेकिन अब इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से। टर्की और अमेरिका के रिलेशन पिछले 3 सालों से बहुत खराब चल रहे हैं। उसके कई रीजन है। पहला तो वो 2016 वाला तख्ता पलट, उसके बाद टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है रशिया से, जिसको लेकर यूएस नाराज है। यूएस की सरकार ने, जो बाइडेन की सरकार ने टू बी प्रिसाइज, आर्मीनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर लिया था। इस बात से टर्की आग बबूला हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के समय ये जेनोसाइड हुआ था और टर्की आज दिन तक इसे जेनोसाइड नहीं मानता है। तो टर्की यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन अब दोनों नेटो के सदस्य हैं और टर्की के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो नेटो की सदस्यता त्याग दे, क्योंकि कल को उसको भी जरूरत पड़ सकती है ना। रशिया टर्की पर हमला कर दे तो ये सारे देश बचाने आएंगे टर्की को। तो कुल मिलाकर टर्की की स्थिति आज वैसी हो चुकी है जैसा कि अक्सर हमारे देश में शादियों में एक नाराज हुए फूफा जी की होती है, जो शादी में तो रहेंगे लेकिन बार बार ताने मारते रहेंगे कि ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, इस शादी से मैं खुश नहीं हूं, अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। तो समथिंग लाइक दैट, ही हैज बिकम एन एंगर्ड अंकल एट अ इंडियन वेडिंग। तो नो ऑफेंस टू एनी फूफा जीज हु आर वाचिंग दिस, और मेरे फूफा जी भी अगर देख रहे हो तो आपके प्रति ये नहीं कह रहा हूं। टर्की का डबल गेम एक और चल रहा है यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, इसको भी समझो। टर्की से जब पूछा गया कि आप रशिया के हमले को सपोर्ट करते हैं तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रशिया का हमला बिल्कुल गलत है, रशिया को हमला नहीं करना चाहिए। फिर पश्चिमी देशों ने कहा कि ओके, तो इसका मतलब आप हमारा सपोर्ट करेंगे जब हम रशिया पर सैंक्शंस लगाएंगे। तो टर्की ने मना कर दिया कि नहीं, सैंक्शन रशिया पर नहीं लगने चाहिए, सैंक्शंस तो गलत होते हैं, वी डू नॉट एक्सेप्ट द वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया। फिर यूक्रेन को सपोर्ट करने की जब बात आती है तो टर्की कहता है बिल्कुल हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं जिन्हें आप खरीद सकते हो, और इन्होंने यूक्रेन को ड्रोन्स बेचे हैं अभी पिछले 2 महीने में। और रशिया के साथ भी ये व्यापार अपना कंटिन्यूअसली जारी रख रहे हैं।
तो टर्की दोनों तरफ से बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि ये दोनों तरफ का खेल कब तक चल जाता है। फिलहाल टर्की की खुद की अपनी मुसीबतें हैं, वहां पर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है, कई देशों में बढ़ रहा है। भारत में भी इन्फ्लेशन 7.8% आया है, आज ही डेटा रिलीज हुआ है। और टर्की में भी ऑलमोस्ट 70% इन्फ्लेशन कई चीजों का पहुंच चुका है। वीट की कमी है और भारत ने टर्की को भी आश्वासन दे दिया था कि हम आपको वीट भेज देंगे, लेकिन आज सुबह भारत सरकार ने कहा कि नहीं, हम वीट का एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अब टर्की क्या करेगा। ऑफकोर्स उसे रशिया से ही वीट खरीदना पड़ेगा, तो इसीलिए वो रशिया को भी ज्यादा नाराज नहीं कर सकता। तो इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग लेक्चर समाप्त होता है। आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिनके लिए आप 2 मिनट रुक जाइए। आर्ट एंड कल्चर का मेरा एमसीक्यू कोर्स ऑनगोइंग है, इसकी क्लास रात को 9 बजे होती है। डू ज्वाइन दिस। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का 1 ईयर क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं मैं, 4 दिन का कोर्स है प्लस प्लेटफॉर्म पर 17 to 22 में। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रिकॉर्डेड क्लास और अ लाइव क्लास, बट यू हैव मेनी अदर फैसिलिटीज जैसे कि टेस्ट, क्विज, ये सब आपको और कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर तो नहीं मिल सकता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप 1-on-1 मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। और याद रखिए, नोट्स और एमसीक्यू बुकलेट्स हम फ्री में देते हैं। जो भी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेगा उसे सारे नोट्स और 11,000 एमसीक्यूज की बुकलेट आपको साथ में फ्री में मिलेगी। हर हफ्ते नए बैच बनते हैं, यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। सभी कोर्सेज ईएमआई पर अवेलेबल हैं। सीएससी अश्योर के तहत आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 ईयर की एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी इफ यू डू नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। कुछ ही दिनों में सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन को अवेल कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर फोन करो 7825860095। अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है 22 मई को, इसमें हिस्सा लेकर सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। अट्रैक्टिव प्राइजेस आपको मिल सकते हैं। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज शनिवार शाम 5 बजे होती है। इसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हें हम नोट्स फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का प्लस टेस्ट मंडे सुबह 10 बजे होने वाला है। डू ज्वाइन दिस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।